Hello everyone. So we'll be starting with the Hindu newspaper discussion on a daily basis. So let's start with 1st of November 2021 newspaper discussion. So we'll be starting with the Hindu of 1st of November. Okay, the first topic is G20 meeting. So recently the G20 meeting has been held in Rome, that is in Italy. Okay. Now यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है अबाउट सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. नाउ एज वी नो कि दो टाइप के कंट्रीज होते हैं, एक इज डेवलप्ड वर्ल्ड एंड सेकंड इज डेवलपिंग वर्ल्ड. ठीक है. नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इज दैट डेवलप्ड वर्ल्ड हैव ऑलरेडी अचीव डेवलपमेंट एंड जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अभी भी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस पे लगे हुए हैं. ओके. नाउ क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर पूरे ग्लोबल लेवल पर एक साथ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग दोनों वर्ल्ड को एक साथ मिलकर के, दोनों कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज़ कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुके हैं डेवलपमेंट में, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो अभी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उनको क्लाइमेट चेंज के कारण अपने डेवलपमेंट की स्पीड को स्लो करना पड़ रहा है. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड की हेल्प करेंगे. राइट. तो उसी चीज़ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें सेफगार्ड करना है द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. नाउ कुछ वेरियस इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है एट दिस रिसेंट G20 मीटिंग. फर्स्ट इशू वॉज कि यहाँ पर कोई भी टाइम बाउंड अग्रीमेंट डिसाइड नहीं किया गया है कि क्लाइमेट चेंज पर हम जो भी नेगोशिएशन वगैरह कर रहे हैं उसको कब तक हमें फिनिश करना है, इसमें कोई टाइम बाउंड अग्रीमेंट नहीं है. सेकंड, इससे पहले क्या हुआ था, ऑलरेडी एक $100 बिलियन पर डॉलर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को देने वाले थे एवरी ईयर फ्रॉम 2021 ये देना था. सो 2021 तो बात चुका है. सो अब यहाँ से लेकर के 2025 तक, अगले 5 सालों तक 100 बिलियन डॉलर पर ईयर देना है. ठीक है. और डेवलप्ड वर्ल्ड देगा डेवलपिंग वर्ल्ड को. सो हमें ध्यान रखना है. तो इसको रिकमिट किया गया है कि ऐसा हम करेंगे, डेवलप्ड वर्ल्ड ने बोला हम ऐसा करेंगे. ठीक है. और 2025 तक करेंगे. सेकंड पॉइंट इज कि दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पुशिंग फॉर ग्रेटर वैक्सीन इक्वालिटी टू फाइट कोविड. तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वैक्सीन इक्वालिटी की जरूरत है, जहाँ पर ऐसी कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज में आती हैं जिनके पास अभी वैक्सीन नहीं है उन्हें हमें वैक्सीन प्रोवाइड करना है. थर्ड इज एंडिंग इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर ऑल न्यू कोल प्लांट्स. ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नए कोल प्लांट्स बनेंगे 2021 के बाद उसको हम कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं देंगे, इंटरनेशनल लेवल पर कोई फाइनेंसिंग नहीं देंगे. बट इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि जितने भी डोमेस्टिक कमिटमेंट्स हैं ऑफ एंडिंग कोल पावर जनरेशन कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री कोल से जो पावर जनरेट करती है उसको कब तक खत्म करेगा, उसमें उसकी कोई बात नहीं की गई है. सिंपली ये बोला गया है कि अब हम कोई न्यू फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसी भी इंटरनेशनल फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी भी नए कोल प्लांट्स को. ठीक है. सो हमें ये ध्यान रखना है. Next is they also talked about the relevance of global net zero on carbon emissions by 2050. So ये हमें पता है, ये एक ऑलरेडी कंसेप्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है कि हमें 2050 आते आते कार्बन का नेट जीरो एमिशंस पे लेकर आना है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जितना कार्बन हम हमारे एनवायरनमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उतना ही हम उसको अगर हम एब्जॉर्ब करा दें. कैसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं? थ्रू ट्रीज. तो कैसे कराएंगे? अफॉरेस्टेशन करना होगा, हमें न्यू ट्रीज वगैरह लगानी होंगी. राइट. जैसे ओशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन को एब्जॉर्ब करने में. सो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अगर जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उतना कार्बन अगर वहाँ से एटमॉस्फेयर से निकल के किसी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए उसे कहते हैं नेट जीरो एमिशंस. तो ये हमें अचीव करना है 2050 तक. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. इसमें और क्या डिसाइड किया गया है? दे ऑल्सो डिसाइडेड टू परस्यू रिकॉग्निशन ऑफ मोर वैक्सीन बाय WHO अंडर वन हेल्थ अप्रोच. वन हेल्थ अप्रोच की बात की गई है. ओके. इसके बाद प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन एट mRNA हब्स. जैसे कुछ mRNA हब्स है ऑलरेडी, कहाँ पर है वो भी देखते हैं. फर्स्ट इज ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना. बोल रहा है इनको और ज़्यादा फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे और न्यू इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे. राइट. ये बात की गई है. इसके अलावा दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मोबिलाइजिंग मोर इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट फाइनेंसिंग फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स. ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब है जहां पर हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, ऐसे में पब्लिक और प्राइवेट साथ में मिलकर फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा अभी रिसेंटली G20 समिट के ही साथ साथ एक COP26 का क्लाइमेट चेंज समिट हो रहा है जो कि ग्लासगो में हो रहा है. बस ये याद रखना. ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड एक कंट्री है, उसका एक सिटी है ग्लासगो, और स्कॉटलैंड जो है पूरी तरीके से यूके के सॉवरेनिटी के अंदर आता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर. सो ये इंडिया ने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है. ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक न्यू वेबसाइट है जो अभी रिसेंटली G20 के साथ में ही लॉन्च किया गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एमिशन लिस्ट. सो एमिशन लिस्ट क्या है?
लेट्स सी, इट हैज़ हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, ये सब, उन्होंने कितना एमिशन किया आज तक, कि ये सारा का सारा एक वेबसाइट के अंदर शो हो रहा है, ये इंडिया ने बनाया है अभी रिसेंटली। इट हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी बिटवीन द एमिशंस ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो दोनों ने कितना कितना एमिशंस कर रखे हैं आज तक, मतलब जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है इन अराउंड 1750s, तब से चल रहा है ये सब क्लाइमेट चेंज का इशू, तब से स्टार्ट हो गया है, राइट। तो कौन सी कंट्री कितना एमिशन कर रही है, इस चीज़ को शो करने के लिए इंडिया ने एक वो बनाया, इनिशिएटिव बनाया है, उसका नाम क्या है, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, जो कि एक वेबसाइट है। नाउ द सम कंट्रीज, इस वेबसाइट के अनुसार कुछ कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर इन नेट कार्बन डेट, मतलब इन्होंने ज़्यादा एमिशन किया हुआ है। एंड सम कंट्रीज लाइक कार्बन एंड इंडिया एंड चाइना, दे आर इन कार्बन क्रेडिट, सो इंडिया ने कम किया हुआ है। सो इंडिया को और मिलना चाहिए, चांसेस मिलना चाहिए, ताकि इंडिया अपना डेवलपमेंट कम ना करे। प्लस ऐसे कंट्रीज जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको कम करना होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन डेट, मतलब वो ऑलरेडी जरूरत से ज़्यादा ले चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। Now, it also highlights that it is only fair that developed countries must commit to the steeper targets towards curbing emissions than developing countries. So बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों साथ में जो मिलकर हम एमिशंस के टारगेट्स बना रहे हैं, तो दोनों का सेम टारगेट्स नहीं होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा एमिशन टारगेट्स रखने चाहिए, उनको ज़्यादा मतलब कार्बन को कम करने की कोशिश करना चाहिए एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी भी प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही है, बट डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है, राइट। इसके अलावा इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन एमिशंस, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, बट सिक्स लार्जेस्ट वन हिस्टोरिकल एमिशंस आर कंसिडर्ड। अगर हम पूरे के पूरे हिस्ट्री को कंसिडर करें तो हम 6 नंबर पे आते हैं, ठीक है, कार्बन में, बट अभी प्रेजेंटली हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हैं। इसके अलावा व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड, देन इंडिया इज अमंग द लोएस्ट पर कैपिटा एमिटर्स। सो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ऑल्दो इंडिया ने एमिशन कर भी रखा है, इसके बावजूद अगर डिवाइड बाई पॉपुलेशन करते हैं तो इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीज है जिसने पर कैपिटा एमिशन कर रखा है। नाउ दिस वेबसाइट इज एम्ड एट मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनेक्स 1 कंट्रीज। सो जो UNFCCC है, इसके अंदर दो टाइप की कंट्रीज होती हैं, एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2। एनेक्स 1 के अंदर सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एनेक्स 2 के अंदर सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ये ध्यान रखना। सो वेबसाइट इज एम्ड एट मॉनिटर करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ एनेक्स 1 पार्टीज अंडर UNFCCC, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बेस्ड ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट कन्वेंशन। तो इसके बेसिस पे वो करने वाले हैं, इसको चेक करेंगे। नाउ ये जो वेबसाइट हमने बनाया है, इस वेबसाइट का नाम क्या है, देखो, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। ये किसने बनाया है, इंडिया ने बनाया, बट इंडिया की तरफ से दो ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर बनाया। फर्स्ट एक क्लाइमेट चेंज ग्रुप है एट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के अंदर, एंड सेकंड एक नेचुरल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बैंगलोर के अंदर है। इन दोनों ने साथों मिलकर इसको बनाया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया ने खुद इसको G20 पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मनरेगा का वेजेस इशू। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, एक आर्टिकल आया जिसके अंदर बोला गया है कि राजस्थान में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि दिवाली, जो उनका दिवाली है, वो उनका दिवाली डिपेंड करता है इस बात पे कि उनको मनरेगा का कितना पैसा मिलेगा, राइट। बिकॉज हाथों में जो पैसा आता है उसी को वो लोग खर्च कर सकते हैं आगे जाकर, राइट। सो प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे जो नॉन SC ST कास्ट है, मतलब जो डिप्राइव्ड, जो SC ST कास्ट में नहीं है, जिनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, उनको टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। सो इसके बारे में एक छोटा सा इशू हम देख लेते हैं। मनरेगा का जो लॉ है उसके अनुसार क्या है कि वंस द फंड ट्रांसफर ऑर्डर इज अप्रूव्ड, एक बार अगर अप्रूव कर दिया कि इस पर्सन को, जैसे मान लो कि 3000 रुपीज़ पे करने हैं, देन इट शुड नॉट टेक मोर देन 7 days टू साइन द पेमेंट ऑर्डर एंड क्रेडिट द बैंक अकाउंट टू द वर्कर्स। ऑर्डर देने के बाद मैक्सिमम 7 days के अंदर उस पर्सन के अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, ये लॉ बोलता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर है, सेंटर पैसा देती है बिकॉज मनरेगा इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंटर जो पैसा देती है, ट्रांसफर्ड मनी टू 46% ऑफ SC वर्कर्स, जो शेड्यूल कास्ट के जो वर्कर्स हैं उनको 46% ऐसे वर्कर्स, उनको 7 दिनों के अंदर पैसा मिल गया। सो दैट वॉज टोटली फाइन। नेक्स्ट, जो बाकी जो बचते हैं उनमें से 80% जो थे उनको 15 दिनों के अंदर पैसा मिल गया। तो भी ठीक है कि आप मतलब काम करवा रहे हो, 7 दिन लिखा हुआ है, बट आपने लेट भी किया तब भी आपने 15 दिनों के अंदर पैसा दे दिया, तो मॉरली सही है। बिकॉज मतलब लीगली गलत है बट मॉरली इट इज़ ओके कि एटलीस्ट पैसा तो मिला उन्हें। बट द पॉइंट इज, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, जो नॉन SC ST हैं, जो नॉन SC ST हैं, दे गेट उनमें से सिर्फ 26% ही ऐसे पर्सन हैं जिनको 7 दिनों के अंदर पैसा मिला है। रेस्ट कितना हुआ, 74% ऐसे लोग हैं जिनको 7 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर भी पैसा नहीं मिलता है। और ये बोला गया है कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, झारखंड, उड़ीसा, MP, राजस्थान में, इन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट
टॉपिक इज मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करते हैं। सो ये एक डैम है जो कि केरला के अंदर है, पेरियार रिवर के ऊपर, और एक ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी बेस्ड डैम है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज लोकेटेड ऑन कार्डमम हिल्स इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। सो कार्डमम हिल्स को याद रखना, बिकॉज ये क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है। इसके अलावा एक रिसेंटली इंस्पेक्शन किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसने ये पाया गया है कि जो रूल कर्व लेवल है फिक्स्ड बाय CWC, एक रूल कर्व लेवल होता है, ठीक है, रूल कर्व लेवल, जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है हमारी, वो हर एक डैम का अपना अपना डिसाइड करती है, वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है मुल्ला पेरियार डैम में। सो देखते हैं रूल कर्व लेवल है क्या। ये एक प्री डिफाइंड लेवल है। प्री डिफाइंड का मतलब है जो पहले से डिफाइन किया जा रहा है ऑन ए स्पेसिफिक डेट, कितना पानी होना चाहिए उस रिजर्वॉयर के अंदर, इसे कहते हैं रूल कर्व लेवल। ये कैसे निकाला जाता है? डिवाइड्स द स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ अ रिजर्वॉयर इन जोन्स डिफरेंट। जैसे अगर ये टोटल वो है, टोटल अगर ये एक सेकेंड, अगर ये टोटल रिजर्वॉयर है तो इसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अब क्या है कि इट डिवाइड्स द टोटल स्टोरेज, देखो ये टोटल स्टोरेज था, उसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग जोन्स में, वे डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिमांड सप्लाई विल बी अप्लाइड। जैसा डिमांड होगा उसके हिसाब से इसके अंदर पानी स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर डिमांड बहुत ही कम है, अगर यहाँ से पानी का आउटलेट है, यहाँ से पानी अगर निकल रहा है, सो अगर डिमांड कम है तो इतना पानी स्टोर करेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा है तो जोन 2 तक पानी स्टोर करेंगे, डिमांड और ज़्यादा है तो 3 तक, डिमांड और ज़्यादा है तो 4 तक, ऐसे इस तरीके से किया जाता है, इसको पानी को स्टोर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, लिमिट्स ऑफ ईच जोन, हर एक जोन का जो लिमिट है इट मे वेरी सीजनली। ऑब्वियस सी बात है, जैसा पानी होगा उसके हिसाब से उसकी डिमांड, जैसे जैसे डिमांड आएगी उसके हिसाब से इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं, या फिर ये कांस्टेंट भी रह सकता है पूरे के पूरे साल में। इट मे रिमेन कांस्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो चेंज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है CWC क्या डिसाइड करता है। इसके अलावा इट मे ऑल्सो बी यूज एज फ्लड कंट्रोल या फिर वाटर कंजर्वेशन मेथड। अगर लॉन्ग काफ़ी दिनों तक अगर ड्राई स्पेल्स रहते हैं तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम आ सकता है। सो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कुछ टैरिफ डिस्प्यूट्स थे बिटवीन USA एंड EU, उसको देख लेते हैं। नाउ यूएसए और EU अभी रिसेंटली G20 में मिले थे। हमें पता है G20 का मेंबर कंट्रीज क्या है, टोटल 19 कंट्रीज है प्लस EU है ना। तो ये मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जब बातचीत किया उन्होंने तो USA और EU ने साथ में मिलकर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, टैरिफ के इश्यूज आ रहे थे, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की अभी रिसेंटली। सो क्या किया उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व? USA ने जो EU के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में, जैसे स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर काफ़ी उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए थे, उसको USA ने रिमूव कर दिया, सो कैंसिल कर दिया। इसके अलावा इसकी जब USA ने कैंसिल किया तो EU ने भी गुड गेस्चर की तरफ क्या किया, US के जो प्रोडक्ट्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स जिस पे उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया था इन रिटालिएशन। देखो जब 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने EU पे लगाया था, टैरिफ लगाया था, तो बदले में EU ने फिर USA पे भी टैरिफ लगा दिया था। तो USA ने किस चीज़ पे लगाया था? स्टील और एल्यूमिनियम पे। और EU ने किस पे लगाया था? विस्की, पावर बोट्स एंड हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल होती है, इन तीनों चीज़ों पर इन्होंने EU ने लगा दिया था, ये टैरिफ लगा दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ है, इसके अलावा USA और EU ने साथ में बोला है कि हम प्लान करेंगे टू एड्रेस द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम दोनों साथों में काम करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि दे विल ऑल्सो वर्क टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ओवर कैपेसिटी इन स्टील इंडस्ट्री। देखो स्टील एक ऐसी चीज़ है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टील के इंडस्ट्री का जो ओवर कैपेसिटी है, ज़रूरत से ज़्यादा जो हम उसको प्रोडक्शन करते हैं, उसको कम करके हम किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को का रिलीज हम कम कर सकते हैं। इसके लिए भी दोनों ने साथ में बात किया है। इसके अलावा बोला है अगले 2 सालों के अंदर, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, दे प्लान टू प्रमोट ग्रीन स्टील एंड एल्यूमिनियम, कि हम स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे इस तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज हो उसके अंदर से, ओके। एंड ये जो इनिशिएटिव होगा इट विल बी ओपन टू ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। चाइना के लिए भी इंक्लूड किया गया है। देखो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको EU और USA दोनों ही ब्लेम करते हैं फॉर एक्सेसिव ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन। बोलते हैं कि चाइना सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा इट यूजेज अ टेक्निक कॉल्ड एज डर्टी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण क्या होता है, CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। अभी तक ब्लेम कर रहे थे, तो EU और USA ने रिसेंटली बोला है कि हम चाइना को भी अलाउ करेंगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर आने के लिए, ताकि हम किसी तरीके से कम कर सकें हम इस चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ प्रोजेक्ट 15B, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें देखो स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि इंडिया का अपना खुद का स्टेल्थ मतलब जो किसी के रडार वगैरह के अंदर ना आए, एंड इट इज़ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। सो ये देखो इस तरीके का ये एक शिप्स होंगे, डिफरेंट शिप्स होंगे जो कि स्टेल्थ होंगे, यानी कि जब वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में जाएंगे तो कोई उसे पता नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी रखे जाएंगे, मतलब ठीक। तो ये एक डिस्ट्रॉयर की तरह काम करेगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट 15B क्या है, तो ये एक डिस्ट्रॉयर है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा इसके पहले ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट 15A आ चुका है,
ए, ये क्या था, ये भी डिस्ट्रॉयर था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। जो 15A था, इसका फर्स्ट जो सबमरीन था उसका नाम क्या था, कोलकाता। तो उसे इसी प्रोजेक्ट 15A को क्या बोला जाता है, कोलकाता क्लास सबमरीन। और देखो प्रोजेक्ट 15B के अंदर टोटल 4 शिप्स हैं, जिसके अंदर पहला विशाखापट्टनम, सेकंड मरमुगांव, थर्ड इम्फाल और फोर्थ सूरत। तो इसे क्या बोला जाएगा, विशाखापट्टनम क्लास ऑफ सबमरीन्स इसे बोला जाएगा, ठीक है। सो जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जो भी पहले फर्स्ट जो शिप होती है उसी के नाम पर उस पर्टिकुलर शिप का नाम, उस टोटल प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है। तो जिस तरह प्रोजेक्ट 15A था उसको बोला जा रहा था कोलकाता क्लास ऑफ सबमरीन, और 15B को बोला जाएगा विशाखापट्टनम क्लास ऑफ सबमरीन। सो ध्यान रखना, फर्स्ट इज विशाखापट्टनम, सेकंड मरमुगांव, थर्ड इम्फाल, फोर्थ सूरत, ये चारों इंडियन सिटीज के नाम पर नाम रखे गए हैं। अब फर्स्ट शिप विशाखापट्टनम, जो कि MDL यानी कि माझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है, इट विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया, ऑलरेडी मतलब दिया जा चुका है, इंडियन नेवी को दे चुके हैं, और 2011 में इसका प्रोजेक्ट साइन हुआ था। देखो 2011 में साइन हुआ था, 2018 में इसको देना था, 7 सालों के अंदर इसको देना था, लेकिन ये लेट हो गया बिकॉज ऑफ डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फैक्टर्स, एंड 2021 में फाइनली दे दे रहा है। तो बेसिकली कितना साल, 3 साल लेट है ये। सो कोई बात नहीं, 2011 में इसको साइन हुआ था, बस ये ध्यान रखना। अब इसके टोटल फुल लोड डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7400 टन्स का, इतना ये सामान एक बार में कैरी कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड जो लेके जा सकता है 30 नॉट्स की, ध्यान रखना ये मैक्सिमम स्पीड है 30 नॉट्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं 75% इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, एंड इट हैज़ बिन डिजाइन बाय डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइंस। ये हमारा इंडिया का खुद का डिजाइन वो है, बॉडी है, इसने इस पर्टिकुलर शिप को डिजाइन किया है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो इक्विप्ड विद ब्रह्मोस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर ब्रह्मोस को भी हम डाल सकते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है, सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, मोर देन 5 उसकी मैक की स्पीड होती है, उसे सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एंड हैव लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसको अंदर डाल सकते हैं। आई एम सॉरी, सुपरसोनिक के अंदर 1 to मतलब एक से ज़्यादा का होता है, मोर देन 1 मैक का, मोर देन 5 मैक हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। दे हैव ऑल्सो सम इंडिजिनस वेपन्स, कुछ इंडिजिनस वेपन्स भी, जैसे कि पहला मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सेकंड इज टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, थर्ड इज एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, फोर्थ इज 76 mm का रैपिड गन माउंट। ये चारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया के खुद के वेपन्स हैं। तो डायरेक्टली पूछ सकता है कोई भी, किसी भी UPSC या फिर किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग आर इंडिजिनस वेपन्स, तो इसको ऐसे ध्यान रखना। नाउ इसकी जो स्टेल्थ फीचर है उसका 2 मेन रीजन है। पहला है उसका हल का जो शेप है वो, और सेकंड है जो उसका रडार ट्रांसपेरेंट डेक फिटिंग्स है, मतलब उसके डेक को कोई भी रडार वो नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता कि यहाँ पर आया हुआ है। नाउ दे ऑल्सो हैव एडवांसमेंट है इसमें इन ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई गई है। इसके अलावा दे आर प्रोपेल्ड बाई 4 गैस टर्बाइंस, टोटल 4 गैस टर्बाइंस है, जिसका जो कन्फिग्रेशन है इट इज कॉल्ड एज कोगैग, कंबाइंड गैस एंड गैस, कंबाइंड गैस एंड गैस। सो ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा द मैक्सिमम एंडोरेंस ऑफ, देखो कितना मैक्सिमम ये कैरी कर सकता है, मतलब कितना ज़्यादा दूर ये चल सकता है, इट कैन गो अप टू 4000 नॉटिकल माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 नॉट्स। सो देखो हमने भी पीछे देखा था, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी 18 नॉट्स, 18 नॉट्स, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी 18 नॉट्स, ठीक है, ओके ओके, आई एम सॉरी, सो दिस इज नॉट 18, दिस इज 14 नॉट्स, आई हैव कंफर्म्ड, दिस इज 14 नॉट्स, ठीक है, 40 नॉट्स नहीं है, 14 नॉट्स है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस वाटर डॉल्फिन। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है, ठीक है। ये हमें पता है कि फंक्शनली ब्लाइंड स्पीसीज होती हैं, ये देख नहीं सकती, इनकी आंख नहीं होती, ठीक है। देयर सेंसस इज टू बी कनेक्टेड बाय सेंटर ने रिसेंटली बोला है कि हम इनका सेंसस कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा जो पंजाब का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट है उसने बोला है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे डॉल्फिन्स को भी और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को भी। तो नेचुरल हैबिटेट्स क्या होता है, ये वो प्लेस होता है जहां पर एक पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली रह सकता है या फिर रहना पसंद करता है, ठीक है। इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, और इससे पहले माना जाता था कि सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, दैट इट इज एंडेमिक टू पाकिस्तान। बट 2007 में इसको ऐसा मतलब हुआ कुछ कि इंडिया के अंदर जो पंजाब में अंदर हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ, और ब्यास रिवर, जो ब्यास रिवर का जो लोअर वाला पार्ट है जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है उसके नीचे वाला पार्ट जो लोअर ब्यास रिवर, यहाँ पर इसका एक छोटा पॉपुलेशन पाया गया था। छोटा है बट बहुत ही वो है वायबल है। इसके अलावा पंजाब ने 2019 के अंदर इसको अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स कुछ लगाए जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट इंगेजिंग राइपेरियन कम्युनिटीज, जो आसपास की कम्युनिटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं, उनको यूज किया जा रहा है, इनको इंगेज किया जा रहा है बाय एनकरेजिंग कम्युनिटी लेड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ताकि वो इस पर्टिकुलर डॉल्फिन्स का ध्यान रखें एंड किसी भी टाइप की कोई भी खतरा वगैरह हो तो वो इन्फॉर्म कर सके आगे नेक्स्ट अथॉरिटीज को। सेकंड इज ऑल द विलेजेस अराउंड द हॉटस्पॉट साइट्स ऑफ डॉल्फिन अकरेंस विल बी डेवलप्ड एज मॉडल्स फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं जो भी ऐसे विलेजेस हैं आसपास के जहां पर साइट्स है। ओके, आप मुझे कमेंट्स में एक क्वेश्चन बता सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन पार्क कहाँ बनाया गया है। लेट्स सी आपको आता है या नहीं, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा।
लेट्स ट्राई दिस आउट, ठीक है। डॉल्फिन पार्क कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन प्रोग्राम विल बी हेल्ड टू डेवलप ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड इंडिविजुअल कॉल्ड एज ब्यास डॉल्फिन मित्रास, दिस इज नॉट बेस, दिस इज ब्यास डॉल्फिन मित्रास, जो कि फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स की तरह काम करेंगे, मतलब कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाएगा जो कि इन पर्टिकुलर डॉल्फिन्स को ध्यान रख सकें। इसके अलावा फोर्थ इज डॉल्फिन इको टूरिज्म, इन 4 चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। लास्ट न्यूज इज फॉर्मेशन डे 1 नवंबर। सो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि 1 नवंबर को बने थे, इसलिए इंडिया 1 नवंबर को काफ़ी स्टेट्स का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स, देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं देखते हैं। एमपी, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये वो स्टेट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर डे को बने थे, 1 नवंबर को बने थे। एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनको यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस मिला था वो इसी पर्टिकुलर डेट को मिला था। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये 5 है, ठीक है। अब देखो जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके तहत 1 नवंबर 1956 को कुछ स्टेट्स को बनाया गया था। कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, केरला, एमपी एंड कर्नाटका। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। सो इसके अलावा दैट्स इट। सो हम नेक्स्ट टॉपिक को कल सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। सो थैंक यू।